तोगड़िया साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो गायब थे, 12 घंटे के बाद वो मिले हैं, उनसे उनकी बात सुन लेते हैं। क्या कहना है प्रवीण तोगड़िया का? माफ कीजिएगा, वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया इस समय कुछ कहने जा रहे हैं मीडिया से, वो आपको सुनवा देते हैं। नहीं ऐसे वहाँ पर बोलते हैं मनीष भाई। कुछ समय से मेरी आवाज दबाने का हर संभव प्रयास होता रहा। मैं हिंदू एकता के लिए प्रयास करता रहा। कई वर्षों से जो हिंदुओं की आवाज थी कि राम मंदिर बनाओ, गौ हत्या बंदी का कानून बनाओ, कश्मीरी हिंदुओं को बसाओ और किसानों को लागत से 1.5 गुना मूल्य स्वास्थ्य शिक्षा दो, यह आवाज हिंदुओं की ओर से मैं उठाता रहा। और कुछ समय से यह आवाज दबाने का प्रयास होता रहा। यह प्रयास के क्रम में सेंट्रल आईबी ने देश के 10,000 डॉक्टर मैंने तैयार किए जो गरीबों की सेवा करें। सेंट्रल आईबी ने उनके घरों पर जाकर डराना शुरू किया। मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और वही क्रम में सेंट्रल आईबी अनेक चीजें आज भी करने लगी है और यह आवाज दबाने के लिए देश भर में सामाजिक गतिविधियों के कारण मेरे विरुद्ध कानून भंग के केस 188, 144, 153 जिन केस की जानकारी भी मेरे पास नहीं है, वह 20-20 साल के देश भर के केस निकलवाकर अरेस्ट करके एक जेल से दूसरी जेल में भेजकर डराने का क्रम गुजरात से शुरू हुआ। तब भी मैंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को पूछा, पता नहीं था। और कल मकर संक्रमण के दिन राजस्थान का पुलिस का काफिला और वह गिरफ्तारी वारंट लेकर, समन्स आता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, गिरफ्तारी का काफिला लेकर आया। यह हिंदुओं की मेरी आवाज दबाने के अनेक कदम का एक हिस्सा है। यह सभी परिस्थिति में मैं हिंदू संगठनों की एकता के लिए काम करता रहा। कल की घटना में परसों मुंबई के सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैया जी जोशी ऋतंबरा जी के साथ पब्लिक सभा करके रात को 1-1:30 बजे लौटा। पुलिस को मैंने कहा कि 2:30 बजे आओ, तो पुलिस 2 प्रकार की रहती है, एक परमानेंट सुरक्षा में रहती है, वह तो रहती है, दूसरी मुझे बाहर निकलने के लिए। तो पुलिस को कहा कि 2:30 बजे आओ। और सुबह में पूजा पाठ पूरा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया
और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। हम मौत से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, इसलिए उनकी बात पर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने बाहर देखा तो बाहर 2 पुलिस वाले थे, परंतु मन में तो आया कि क्या कोई गलत कहने आया है। तब तक थोड़ी देर में फोन आया, मेरे फोन पर आया और फोन में कहा कि 16 पुलिस स्टेशन से राजस्थान पुलिस का काफिला और गुजरात पुलिस के सहयोग से निकला है। मुझे लगा कि कुछ दुर्घटना हुई तो हमारा तो जो होगा सो होगा, पूरे देश में बुरी परिस्थिति खड़ी होगी। मैंने तुरंत अभी जो कपड़े पहने वो कपड़े पहनकर एक पैसे का पैकेट लेकर बाहर निकला। बाहर पुलिस वालों को मैंने कहा, मैं छुपकर नहीं गया हूं कि मैं कार्यालय छोड़कर जा रहा हूं। मुझे पुलिस को कारण देना आवश्यक नहीं है। नीचे उतरा, ऑटो रिक्शा रोकी, नजदीक जो कार्यकर्ता थे उनको बिठाकर ऑटो रिक्शा में बैठाकर थलतेज की ओर निकला। मैंने रास्ते में राजस्थान के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का संपर्क करवाया। दोनों ने कहा कि हमारी ओर से कोई पुलिस नहीं आई है, ये झूठ है। यदि आपकी गिरफ्तारी करने आए तो हमें पता होगा। जब मुझे पता चला कि राजस्थान के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मना कर रहे हैं, मैंने तुरंत मेरे सभी फोन स्विच ऑफ कर दिए ताकि मेरा लोकेशन ट्रेस न हो। और थलतेज में हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं, ऐसे एक व्यक्ति के घर में गया। वहां जाकर दूसरे फोन में राजस्थान पुलिस की जानकारी प्राप्त करके क्या घटना है, क्योंकि मेरे जानकारी में राजस्थान में एक भी केस नहीं था, न कभी समन्स, न कभी बेलेबल वारंट। पूछताछ करने पर पता चला कि वह अरेस्ट वारंट लेकर आए हैं। मैंने राजस्थान के लॉयरों का संपर्क करके हाईकोर्ट में जाकर ये वारंट कैंसिल हो, क्वेश हो। लॉयरों का कहना था कि न्यायालय का वारंट एक प्रयास करेंगे, नहीं होगा, आप कोर्ट के सामने आ जाइए। अब मैं राजस्थान के पुलिस के हाथ में आता तो मेरे विरुद्ध में लंबे समय से षड्यंत्र मुझे कहीं पर भी नहीं रखने के चल रहे हैं। यह षड्यंत्र का शिकार बन रहा था। तो मैंने फैसला किया कि मैं फ्लाइट में जयपुर जाकर बिना पुलिस के बताए मेरे कार्यकर्ता को लेकर कोर्ट में जाऊंगा। और मैं अकेला वहां गया, तब तक एक कार्यकर्ता था, उनको छोड़ दिया था। मैं अकेला ऑटो रिक्शा में निकला और अंडरब्रिज से आगे गया। चक्कर आने लगा, पसीना आने लगा। ध्यान में आया कि गड़बड़ है। मैंने कहा कि बापूनगर, मैंने एयरपोर्ट जाने का कहा था, मैंने कहा कि बापूनगर लेकर धन्वंतरी हॉस्पिटल पहुंचाओ। थोड़ी देर में पता नहीं चला, और जब रात को पता चला कोई हॉस्पिटल में था। रात को करीबन 11:30-12 बजे मेरी बातचीत करने की स्थिति बन रही थी। तब मेरे फिजिशियन सब यहाँ पर थे। यह घटना का क्रम है। मैं सभी कार्यकर्ता को विनती करूंगा कि सब शांति बनाकर रखें।
और कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन न करे, और मैं डॉक्टर मुझे अनुमति देंगे। अभी भी बता रहे हैं कि लंबे समय के बेहोशी के कारण मेरी पल्स भी 140 से ज्यादा और इरेगुलर है। दोपहर के बाद हार्ट के डॉक्टर भी वह बेहोशी का कहाँ का प्रभाव आया है उसको करेक्ट करना, सुबह भी एक गोली दी है। और जब डॉक्टर अनुमति देंगे मैं जयपुर जाकर न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करके न्याय तंत्र का आदर करूंगा। मैं आज तक न्यायालय से कभी भागा नहीं हूं। अहमदाबाद में भी वारंट निकला, मैं न्यायालय के सामने जब कर सर झुकाकर खड़ा था, और देश में कहीं पर वो हुआ मैं न्यायालय के सामने हुआ हूं। यह घटनाक्रम में मकर संक्रमण के दिन बड़ा पुलिस का काफिला और उनमें से किसी ने आकर बताना, वह घटना के कारण पुलिस से दूर होकर न्यायालय तक जाने का प्रयास था। शायद भगवान की इच्छा नहीं होगी, रास्ते में रुक गया, हॉस्पिटल आ गया। मैं डॉक्टर अनुमति देंगे तब जाएंगे। मेरी गुजरात पुलिस से कोई कंप्लेन नहीं है, मेरी राजस्थान पुलिस से भी कंप्लेन नहीं है। गुजरात पुलिस से इतना कहना है कि मेरी रूम का सर्च वारंट आप क्यों करने जा रहे थे? मैं क्रिमिनल हूं क्या? मैं अभी लॉयर को मेरी रूम के दरवाजे पर बिठाकर सूचना दी है। जब गुजरात पुलिस कहेंगी मैं पुलिस और मीडिया के साथ ही मेरे रूम में जाऊंगा। मेरी रूम में अनैतिक, कानून विरोधी एक भी चीज नहीं है। मेरी 3 ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। इसलिए मैं क्राइम ब्रांच को प्रार्थना करूंगा कि आप सब हमारे हैं, सम्मानीय हैं, राजनीतिक दबाव में आने का काम मत करो। फिर से संपूर्ण पुलिस के प्रति मेरा आदर है। गुजरात, राजस्थान किसी के विरुद्ध कंप्लेन नहीं है। मैं कानून का पालन करके न्यायालय में जाऊंगा, और मेरा जीवन रहे या नहीं रहे, मैं राम मंदिर, गौरक्षा, किसान युवाओं के लिए अकेला लड़ना पड़े तो अभी लड़ता रहूंगा। और मेरी आवाज दबाने का कोई प्रयास न करे। जिनकी संपत्ति होती है, सत्ता होती है, उनकी आवाज दबाई जाती है। मैं तो यह शहर में संपत्ति और समृद्धि छोड़कर निकला हूं हिंदुओं के लिए, इसलिए मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो। मैं मेरा हर प्रयास सभी हिंदू संगठनों की एकता के लिए करता रहूंगा, परंतु मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो। यही प्रार्थना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कर रहा हूं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने जितना कहा इतना पर्याप्त है। आप सबको धन्यवाद। तो किस पर इशारा है आपका इशारा किस ओर दबाने की कोशिश कर रहा है? मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। आप सेंट्रल आईबी, जब मैं डॉक्टरों को कहता हूं कि एक मरीज मुफ्त में देखो, 10,000 डॉक्टर जुड़े, वह डॉक्टरों को जाकर धमकाती है। पर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पत्र लिखता है कि क्यों किया, उनका आज तक उत्तर नहीं दिए थे। मेरी रूम में आकर कोई व्यक्ति ये बताकर गया, उन पर मैंने विश्वास नहीं किया था, पर बताकर गया। और यही फोन मुझे आया कि बड़ी मात्रा में राजस्थान की पुलिस गुजरात की पुलिस से मदद से आ रही है। तब मेरे मन में संदेह हुआ, तो उस स्थिति में मुझे कानून का पालन भी करना और अपने को बचाना, अर्थात न्यायालय के लिए जाना, उनके लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए।
पर ढूंढने का मैंने प्रयास किया। क्रिमिनल तो है नहीं कि आपका एनकाउंटर किया जाएगा। अचानक से आप वहाँ पे कोतरपुर में पाए जाते रात के वक्त में, तो पूरा दिन कहाँ पे थे आप? मैंने कहा ना कि मैं थलतेज में एक घर में गया, उस घर में जाकर मैंने एडवोकेट सब लॉयरों का कांटेक्ट किया राजस्थान में। सबका कहना था कि आपको पुलिस गिरफ्तार करके गड़बड़ करे न करना है तो आप आकर न्यायालय को सरेंडर करो। इसलिए मेरे पास घड़ी नहीं थी, मोबाइल बंद था। करीबन 3 बजे के करीबन मैं ऑटो रिक्शा में एयरपोर्ट से विमान पकड़कर, मुझे अंदाज था कि जयपुर का विमान है, मिलता है तो सीधा जयपुर वरना दिल्ली होकर मैं जाने के लिए निकला। रास्ते में यह श्वास की गड़बड़ हुई, फिर क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं। आप कह रहे हैं कि आवाज दबाई जा रही है आपकी, कौन डरा रहा है? इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं? कौन आपकी आवाज को दबा रहा है? कौन डरा रहा है आपको? समय आने पर मैं एविडेंसेस के साथ, आपके मोबाइल गुम है, एविडेंसेस के साथ मैं बताऊंगा। आपके साथ कौन सा आपके पास Z+ सिक्योरिटी है प्रवीण भाई, ऐसे कैसे आप अकेले? मैं सिक्योरिटी को कह के निकला हूँ, सिक्योरिटी को कह के निकला हूँ, मैं कोई छुपा कर। सिक्योरिटी वाला पूछो, मैंने बताया कि मैं कार्यालय छोड़कर जा रहा हूँ। दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक आप ऑटो रिक्शा में गए प्रवीण भाई कोतरपुर? मैं ऑटो रिक्शा में 3 बजे के बाद निकला, वहाँ पहुँचने में आधा पौना घंटा लगा होगा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। इसके बाद की घटना का मुझे कोई पता नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में पाया, कौन सी हॉस्पिटल है वो भी पता नहीं था। मेरे साथ मैं अकेला निकला था, मैं अकेला, मेरे साथ तब कोई नहीं था, मैं अकेला निकला था। मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था। मैंने शाल रखी थी ताकि रास्ते में कोई पुलिस पहचाने नहीं। शाल पहनकर मैं ऑटो रिक्शा में बैठा। कार्यालय से जब आप निकले? विश्व हिंदू परिषद का 30 साल पुराना कार्यकर्ता खड़ा था, उसको ले लिया। पुलिस कहेंगे तब पुलिस के पास उसको मैं भेज दूंगा। अभी बार-बार कह रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम। मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ, पर मुझे डराने का प्रयास हो रहा है। ये दोनों केस तो जनता के समक्ष है। मकर संक्रमण के दिन क्या पुलिस का काफिला गिरफ्तार करने के लिए आता है? मुझे बता देते फोन पर, मैं कोर्ट में प्रस्तुत हो जाता। राजस्थान पुलिस गई थी, राजस्थान मिनिस्टर ने, सीएम ने भी मना किया, तो आपको ये अरेस्ट करने के लिए कौन आए थे? कौन, किसके? यहाँ के आज सुबह क्राइम के चीफ भी मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस आई थी और राजस्थान पुलिस ही गिरफ्तार करने आई थी, परंतु यह जानकारी राजस्थान के सीएम, होम मिनिस्टर, वहां के आईजी को नहीं थी। मुझे यही कहना है, ये अहमदाबाद का वारंट निकला तब भी जानकारी सीएम, होम मिनिस्टर को नहीं थी। तो प्रवीण तोगड़िया को दबाने का प्रयास कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? कानूनी प्रक्रिया चलती है, हम भी कोर्ट में सरेंडर होंगे, पर कानूनी प्रक्रिया में ये मुख्य लोगों को भी पता नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। हॉस्पिटल में मैं तो बेहोश था, मुझे पता ही नहीं है कौन सी हॉस्पिटल में हूँ वो भी पता नहीं है, और कौन लाया वो भी मुझे पता नहीं है। वो डॉक्टर बता पाए। पुराने मामले में आपके खिलाफ कोर्ट वारंट निकाल दिए, 10 साल पुराने मामले में। क्या लगता है कि पूरा सिलसिला अब शुरू हो गया कि आपसे? हाँ, मेरा कहना है और मेरी जानकारी है कि अन्य राज्य में भी ऐसे केस निकलवाकर यही प्रक्रिया चली है, ताकि एक जेल से दूसरी जेल में जाकर हम हिंदुत्व की बात छोड़ दें। के सामने क्यों नहीं आ रहे? अब इतना तो आपको बताइए। मैं चुनाव के बारे में नहीं बताऊंगा। तो आपने प्रवीण तोगड़िया को सुना, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं। 12 घंटे के बाद ये करीब मिले बेहोशी की हालत में। कई सवाल खड़े हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो सीधा सीधा निशाना साधा वो राजस्थान की मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री पर साधा। इन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के वारंट थे और न गुजरात के मुख्यमंत्री को पता है, न राजस्थान के मुख्यमंत्री को पता है क्या ऐसा होता है। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। इन्होंने कहा कि सेंट्रल आईबी मेरे पीछे है और मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे कमरे में एक आदमी आया, उसने कहा कि आपका एनकाउंटर किया जा सकता है और मैं जान बचाकर वहां से भागा।
मैंने राजस्थान में अपने लॉयर्स के साथ कांटेक्ट किया कि मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगा। एक बार आपको फिर से सुनवा देते हैं क्या कहना है प्रवीण तोगड़िया का। की ओर से मैं उठाता रहा और कुछ समय से यह आवाज दबाने का प्रयास होता रहा। यह प्रयास के क्रम में सेंट्रल आईबी ने देश के 10,000 डॉक्टर मैंने तैयार किए जो गरीबों की सेवा करें। सेंट्रल आईबी ने उनके घरों पर जाकर डराना शुरू किया। मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और वही क्रम में सेंट्रल आईबी अनेक चीजें आज भी करने लगी है और यह आवाज दबाने के लिए देश भर में सामाजिक गतिविधियों के कारण मेरे विरुद्ध कानून भंग के केस 188, 144, 153 जिन केस की जानकारी भी मेरे पास नहीं है, वह 20-20 साल के देश भर के केस निकलवाकर अरेस्ट करके एक जेल से दूसरी जेल में भेजकर डराने का क्रम गुजरात से शुरू हुआ। तब भी मैंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को पूछा, पता नहीं था। और कल मकर संक्रमण के दिन राजस्थान का पुलिस का काफिला और वह गिरफ्तारी वारंट लेकर, समन्स आता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, गिरफ्तारी का काफिला लेकर आया। यह हिंदुओं की मेरी आवाज दबाने के अनेक कदम का एक हिस्सा है। यह सभी परिस्थिति में मैं हिंदू संगठनों की एकता के लिए काम करता रहा। कल की घटना मैं परसों मुंबई के सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैया जी जोशी, ऋतंबरा जी के साथ पब्लिक सभा करके रात को 1-1:30 बजे लौटा। पुलिस को मैंने कहा कि 2:30 बजे आओ, तो पुलिस दो प्रकार की रहती है, एक परमानेंट सुरक्षा में रहती है, वह तो रहती है, दूसरी मुझे बाहर निकलने के लिए। तो पुलिस को कहा कि 2:30 बजे आओ, और सुबह में पूजा पाठ पूरा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। तो आप सुन रहे थे प्रवीण तोगड़िया को एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले थे, ऐसा इल्जाम है उनका। और उन्होंने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी बात करी, उनको इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने तमाम जो उंगलियां हैं इशारों में उन्होंने निशाना साधा, गुजरात सरकार के ऊपर भी निशाना साधा, राजस्थान सरकार के ऊपर भी निशाना साधा, सेंट्रल एजेंसी आईबी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो मैं सभी साजिश का खुलासा सबूतों के साथ करूंगा। अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच के चीफ ने उनको कहा कि राजस्थान पुलिस आई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। हमारे साथ अरविंद शर्मा जुड़े हुए हैं। अरविंद, तोगड़िया साहब ने कई तरह के सवाल उठा दिए हैं, हालांकि कई जगह वो अपने को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए भी नजर आए। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा हमला उन्होंने राजस्थान की सरकार और गुजरात की सरकार के ऊपर बोला। और ये बहुत दिनों से चल रहा था, इनके बीच मनमुटाव था। भारतीय जनता पार्टी मतलब इनके जो अंदरूनी जो है इनमें एक मनमुटाव चल रहा था और वो अब एक खुलकर बाहर आ गया। प्रवीण तोगड़िया के जो बयान आ रहे हैं और पुलिस को जो बयान आ रहे हैं उसमें काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। पुलिस इस
पूरा जो कल का घटनाक्रम हुआ है उसको कहीं ना कहीं संदेह की नजर से देख रही है। तो प्रवीण तोगड़िया भावुक होकर बार बार ये कह रहे हैं कि वो निशाने पर हैं, उनका एनकाउंटर किया जा सकता था, और इसी प्रकार की कल मैसेज वायरल भी किए गए थे बीएसपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर, और उन्हीं की पुष्टि डॉक्टर तोगड़िया ने की है। तो पूरा कहीं ना कहीं इस मामले में एक सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस जब इस मामले की जांच करेगी तब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। अरविंद, आप बने रहिए। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत बड़ा खेल लग रहा है। इनकी तो सरकार है, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का तो पुराना नाता है, और आज प्रवीण तोगड़िया इस तरह खुल के सामने आ गए, राजस्थान सरकार पर निशाना साधा, गुजरात सरकार पे। क्या खेल आप देख रहे हैं? जो कुछ भी कहा है उसको सीधे अगर हम समझें तो प्रवीण तोगड़िया ने एक बात साफ कर दी है यहाँ पर कि जो उनके साथ फोर्स रहती थी वो तो थी, लेकिन बाद वाली जो पुलिस थी वो पुलिस वक्त पर नहीं आती है। वो किसकी पुलिस है जो बाहर उनको मूवमेंट में सुविधा उपलब्ध कराती है? वो गुजरात की पुलिस है। निशाना गुजरात सरकार की तरफ है। शोभना, पहली बात, थलतेज जहां पर वो कह रहे हैं कि जहां पर जाके वो एक जगह एक किसी घर में रुके और वहां उसके बाद वो बेसुध पाए गए और उनकी तबियत खराब थी क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी। ये थलतेज एसजी हाईवे, सरखेज और गांधीनगर हाईवे से ठीक सटा हुआ इलाका है। बहुत ही उन्नत इलाका है, यानी विकास काफी है, लेकिन इसके आगे जाकर गांधीनगर का हिस्सा लगता है। वहां पर गांव, तमाम एरियाज जो आ जाते हैं। तो जहां से ये निकले हैं और थलतेज जहां तक गए हैं, ये पूरा का पूरा इलाका अहमदाबाद का संपन्न और विकसित इलाका है। आखिर यहां पर अकेले ऑटो से वो क्यों चले गए? वो शख्स कौन है जिस शख्स ने सुबह आकर प्रवीण तोगड़िया से ये कहा था कि आपका एनकाउंटर हो सकता है, आप तुरंत यहां से निकल जाए पूजा के वक्त? और वो फोन किसका आया था जिसके बाद प्रवीण तोगड़िया का यह कहना है कि ये दोनों चीजें एक साथ होने पर मुझे लग गया कि ऐसा कुछ हो सकता है। निशाना गुजरात सरकार पर है लगातार, और इस बात में हमको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से वीएचपी के अध्यक्ष पद को लेकर एक खेमेबाजी हो रही है। बीजेपी की तरफ से भी तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, वीएचपी की तरफ से भी तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। तो जो उनके आरोप है, अगर उनको आरोपों को उनकी कही गई भाषा के अनुसार देखा जाए तो बहुत संगीन बात है। एक तरीके से एनकाउंटर उनका किन मुद्दों पर किया जाना था, जो शख्स उनको ऐसी चेतावनी देकर गया था वो कहां थी, और जिस तरह से वो भावुक हुए, बहुत बातों को उन्होंने अपने आंसुओं में छुपाया है, लिहाजा वो भावुक होते दिखाई पड़े हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खेल है। निशाना बिना किसी शक कर गुजरात सरकार पर उन्होंने लगाया ही है। शोभना, बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम अपडेट हम आपसे समय समय पर लेते रहेंगे, और यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार